Assalamualaikum students, welcome back to another वीडियो। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लाइक एफएससी के फुल फिज़िक्स के कोर्स के एमसीक्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। यहाँ पे जो है वो मैंने चैप्टर फर्स्ट के जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखी तो लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग जाके वो जल्दी से देख लें। अच्छा, वो वीडियो मैंने अभी रिव्यू की है तो उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, सही है। तो वो जो मिस्टेक है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या मिस्टेक है। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए कि हमें मिस्टेक बताएं या किसी ने मिस्टेक आइडेंटिफाई की हुई तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कि वो क्या मिस्टेक थी और मैं आप लोगों को क्लियर भी कर दूँगी और मुझे भी ज़रा पता चलेगा कि आप लोग कितनी सीरियसली जो है वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करके आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर अब हम वो टाइम ज़ाया नहीं करते, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने नोटबुक्स या बुक्स जो भी है वो अपने पास ओपन करके साथ साथ जो है उसको देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर ऑफ कंबाइंड इन वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब हमारे पास जो हैं वो 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको हमने किसी भी तरीके से जोड़ा लेकिन उसका कौन सा आंसर है जो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब हम हर ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन है, तो हम देखते हैं कि क्या 3R ओमेगा इसका आंसर हो सकता है। तो इसके लिए लेट सपोज़ हम लोग एक सीरीज़ कम्बिनेशन उन 3 रजिस्टर्स का लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर है और ये इसी तरह हमारे पास जो है वो थर्ड रजिस्टर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया R1 और ये R2 और ये R3। अब मैंने इनको क्या किया है कि मैंने इनको सीरीज़ कम्बिनेशन में जो है वो कनेक्ट कर लिया है। तो जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, सम होता है। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 3R ओमेगा इन केस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनको पैरेलल में ऐड करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये रजिस्टर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जो है वो मेरे पास आ जाता है यूँ, मतलब हम खुद से इसको पैरेलल में बना रहे हैं, ठीक है। और एक ये आ गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो पैरेलल के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है वो सब पे डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो R/3 ओमेगा हो जाएगी। और ये कनेक्शन कौन सा हमारे पास है, दिस इज़ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। अब तीसरा केस हम देख लेते हैं कि किस और भी तरीके से पॉसिबल है ना रेजिस्टर्स को, हम 3 रेजिस्टर्स को ऐड करें। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की फॉर्म में अगर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R/3 ओमेगा। ये किस तरह है, अगर आप लोगों को ये पता करना है कि सीरीज़ में क्या होता है, अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है कि ट्रायंगल या पैरेलल या सीरीज़ में क्या होगी, तो अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है मुझे आप लोग कमेंट में बताएं। तो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दूँगी कि सीरीज़ में क्या है, पैरेलल में क्या है, या ट्रायंगल में ये किस तरह ये आंसर है। ये तो अभी हमने टॉपिक किया है तो मैं आपको करवा रही हूँ ना, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही किस तरह है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं कि हमें रेजिस्टेंस का टॉपिक पहले समझा दें, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत जो है वो जो है मैं आपको प्रिसाइज़ तरीके से करवा दूँगी कवर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आंसर आया, 3R ओमेगा भी आ सकता है इन केस ऑफ सीरीज़, R/3 भी आ सकता है इन केस ऑफ पैरेलल, और 2R/3 भी आ सकता है इन केस ऑफ ट्रायंगल। तो मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो भी पॉसिबल है। जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है R/3 ओमेगा, ये भी हमने अभी देखा कि पैरेलल के केस में पॉसिबल है। इसी तरह जो डेल्टा ऑप्शन है वो भी हमने देखा कि ट्रायंगल के केस में पॉसिबल है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बीटा ऑप्शन को, तो ये हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 4 है, जबकि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि 3 रजिस्टर्स आप कनेक्ट करें। तो 3 रजिस्टर्स आप कनेक्ट करेंगे तो 4 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे अब हम MCQ 2 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ MCQ 2। तो
ओके जी, तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x। व्हेन दीज n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईजी सा MCQ। अगर आपको मैं दोबारा से कह रही हूँ रेजिस्टेंस का टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बताएं, ये सारे MCQ आप लोगों की फिंगर टिप पे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलें जी हम सेकंड वाले MCQ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अब उन्होंने क्या कहा है कि पैरेलल में जब इन्होंने कनेक्ट किया है, ठीक है, जब इन्होंने क्या किया है कनेक्ट किया पैरेलल में, तो उस वक्त रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आई है x टाइम। ठीक है, n के x टाइम आई है। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को आता है ना। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर ई इज़ इक्वल टू क्या होता है, r डिवाइडेड बाय n, ये होता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि r को इक्वल ले लिया है x के। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू आर बाई एन। तो अब ये टोटल रेजिस्टेंस r किसकी इक्वल हो जाएगी, r इज़ इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, तो ये किसका केस होगा, ये भी केस होगा पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, r इज़ इक्वल टू एन एक्स टाइम हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि जब हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सीरीज़ के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस का, सीरीज़ के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसका फार्मूला होता है आर ई इज़ इक्वल टू एन टाइम आर। ठीक है, अब दोबारा से वही वाला काम करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आर ई को किसकी इक्वल ले लिया है, एक्स की इक्वल ले लिया है। तो मतलब एक्स किसकी इक्वल हो गया, एन आर की इक्वल हो गया। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आर किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स बाय एन की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स बाय एन के। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, एन आर। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर ई हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय एन की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या चीज़ पूछी हुई है कि हमारे पास सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू एन आर आया है ना, यहाँ पे हम इस r के अंदर वैल्यू डालेंगे। जो हमारे पास r के अंदर वैल्यू आई थी पैरेलल की ना, वो अब हम किसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x इज़ इक्वल टू एन इंटू ये r की वैल्यू क्या है, n एंड x। तो अब ये टोटल हमारे पास क्या बन गया कि x इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अगर हम इसको x की जगह आर ई भी लिखते जाएं जो यहाँ हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ई इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स टाइम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्योंकि जो x है ये किसकी इक्वल है, आर ई की जगह है। ठीक है, ये हम लोगों ने इधर लिख लिया है। तो सेकंड MCQ में हमारे पास क्या आया है कि एन एक्स उस वक्त होगा जब हमारे पास क्या कम्बिनेशन है, पैरेलल है। आर एन एक्स नहीं हो सकता। एक्स बाई एन कब होगा, जब हम लोग इस पहले से इसको पैरेलल में लेंगे। और ये हमारे पास कब होगा, जब पैरेलल में पे की हुई रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में करेंगे तो हमारे पास एन स्क्वायर एक्स मतलब डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अब हम दोबारा से आते हैं MCQ नंबर 3 पे। तो MCQ नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोग देख लें कि 2 बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट एंड 250 वोल्ट। 200 वाट की इसकी यूनिट होती है पावर की, तो 200 वाट उसकी पावर है, 250 वोल्ट उसकी वोल्टेज है। और दूसरे बल्ब की पावर 100 वाट और वोल्टेज 250 वोल्ट है। इनको ज्वाइन किया किसके अंदर, सीरीज़ के अंदर 250 वोल्ट सप्लाई। तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज दिस इज़ अ बल्ब, ये एक बल्ब है। ठीक है, और लेट सपोज दिस इज़ अ सेकंड बल्ब। ठीक है, और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और इनका कनेक्शन किसके साथ है, एक बैटरी के साथ है। ठीक है, ये सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हैं। ठीक है, और इसकी जो पहला वाला बल्ब है उसकी हमने क्या पढ़ी है कि पावर 200 है और वोल्टेज 250 है। ठीक है, इसकी पावर क्या है 200 वाट एंड इसकी वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड बल्ब है इसकी हमारे पास पावर और वोल्टेज कितनी है, सेकंड की 100 वाट पावर एंड 250 वोल्ट जो है वो इसकी वोल्टेज है। तो 100 वाट इसकी पावर है एंड 250 वोल्ट इसकी जो है वो वोल्टेज है। और फिर इसको कितनी बैटरी के साथ अटैच किया है, 250 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, तो ये जो बैटरी अटैच है इसकी कितनी हो जाएगी वोल्टेज 250 वोल्ट। अब हम लोग फाइंड क्या करना है, पावर कंज्यूम। अब यहाँ से कितनी पावर जो है वो यहाँ पे जा रही है और कितनी पावर यहाँ पे जा रही है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सिंपली हम लोगों को जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पावर का फार्मूला क्या होता है सीरीज़ के अंदर। तो इसका फार्मूला तो वैसे हमें पता है पावर का क्या फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, जब सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ
सीरीज़ के अंदर पावर कंजम्पशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P1 मल्टीप्लाई बाई P2 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाई P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ठीक है, ये सिंपली जब आप लोगों को दो पावर्स गिवन हो, दो फॉर टू बल्ब्स, ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू P1 हमारे पास क्या है 200 है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होती, सिर्फ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अप्लाई होती है, और जब दो हमारे पास डिवाइसेज हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा हैं, फिर भी ये यूज़ नहीं होगी। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास P1 है, ओके, दिस इज़ P1, और ये हमारे पास क्या है P2 है। ठीक है ना, तो P1 हमारे पास क्या है 200 प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000, ओके, डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, ये कैंसिल, और ये बाकी अगर आप लोग इसको खुद इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लें 200 डिवाइडेड बाई 30, तो इससे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है 67 वाट। ठीक है, ये आप लोग बाकी खुद सॉल्व करके आंसर ले आएँ, ये दिस इज़ अ ट्रिक। उसके बाद हम आते हैं जी MCQs 4 पे। तो MCQs 4 क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ R ओहम, द वायर इज़ स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम इज़। एक वायर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस R ओहम है, जब हम उसको डबल करेंगे उसकी लेंथ को तो फिर उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब अगेन ये सारे फार्मूले MCQ अभी तक रेजिस्टेंस के आ रहे हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, रेजिस्टेंस का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा लेक्चर प्रिपेयर करके दूँगी। तो ये 4 MCQs तो आप लोगों के अगर आ गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MD के 8 में आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हलवा बन जाएंगे, लिटरली आई एम विटनेसिंग दिस, ओके। अच्छा, उसके बाद ये इसका फार्मूला हम रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का नॉर्मल हमें पता है कि फार्मूला क्या है, R इज़ इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब MCQ की स्टेटमेंट क्या है कि लेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, लेंथ इज़ डबल, तो उसकी अब रेजिस्टेंस क्या होगी, लेंथ डबल हो चुकी है, तो मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, R इज़ इक्वल टू रो 2L डिवाइडेड बाय A। अब आप लोगों को लेंथ और एरिया का तो पता ही होगा, ठीक है, कि अगर लेंथ जो है वो डबल हो जाए तो एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया हमारे पास हाफ़ हो जाता है। लेंथ और एरिया का हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। आगे एक और MCQ में भी आएगा, इस बात को आपने भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कहता है लेंथ डबल हो गई थी तो एरिया हमारे पास हाफ़ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रो 2L डिवाइडेड बाय एरिया की जगह हम क्या लिख लेंगे, A/2। अब आप लोगों को पता है कि जो फोर्थ जो प्लेस पे जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो R इज़ इक्वल टू, इस 2 को हम फ्रंट पे ले आते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रो L बाय A। अब रो L बाय A हमारे पास क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था रेजिस्टेंस होती है, तो हम इसको R प्राइम बोल देते हैं, R प्राइम इज़ इक्वल टू 4R। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ आ गई होगी इस MCQ की। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आता, मैं बार बार कह रही हूँ, रेजिस्टेंस का टॉपिक, सीरीज़ पैरेलल, इन सब के कम्बिनेशन के टॉपिक अगर आपको नहीं आते प्लीज़ कमेंट में बताएं। इसका बहुत अच्छा लेक्चर मैं आपको MD कैट के हवाले से और बोर्ड के हवाले से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा लूँगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है 4R कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, तो यहाँ पे बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ होप सो क्या आ रही होगी। उसके बाद हम लेट्स मूव टूवर्ड्स MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 इज़ द 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ही तो आपको पता है कि किसका फार्मूला है, लाजमी अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है, करंट का फार्मूला है, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ओके, द करेंट डेवलप इज। देखिए यहाँ इन्होंने आगे खुद ही पूछ लिया कि करंट क्या है, तो अब आप लोगों को करंट का फार्मूला तो आता ही है, ठीक है, जिसने स्टेपर का अच्छा सा नो हाउ भी है ना, सो भी इसका फार्मूला तो आता ही होगा, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय T, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q की जगह Q इज़ इक्वल टू NE, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलम्स लॉ में, तो I इज़ इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय T। अब देखें सब कुछ हमें गिवन है, N भी हमें गिवन है, N कितना है 10 पावर 6 है, ठीक है, E जो है वो चार्ज होता है वो हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 पर सेकेंड में 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। I इज़ इक्वल टू N कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा है कि गए हैं, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का फार्मूला की वैल्यू क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -16 एंड डिवाइडेड बाय टाइम उन्होंने कितना हमें बताया है 1 सेकेंड। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा I इज़ इक्वल टू -16 + 6, तो ये हमारे पास 10 पावर माइनस जो है वो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आता है ना 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -10। ठीक है, या फिर हम इसको जब हम इसको उसके साथ सॉल्व करके देखेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, जो आप लोग पिछली वाली वीडियो की मिस्टेक आइडेंटिफाई करें, इसकी मैं खुद बता देती हूँ। ये -19 होता है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। -19 होता है, तो -19 + 6 हमारे पास -13 आ जाएगा। तो चले हम देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा MCQ था, MCQ नंबर 5 था। तो ऑप्शन तो 19 नहीं है, बीटा 1 है, ये भी नहीं है। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमें आंसर मिल चुका है 1.6 × 10 पावर -13। होप सो यू आर गेटिंग दिस। अच्छा चलें, जब हम करते हैं MCQ नंबर 6। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है MCQ को सॉल्व करने का। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं। अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो MCQ नंबर 6 करते हैं, ये जो कि बिल्कुल इसकी की तरह है, MCQ नंबर 4 की तरह। ये आप लोग पहले खुद करें, वीडियो को ज़रा पॉज करके इसको खुद करें, फिर भी देखते हो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर लेंथ है, इधर रेडियस है, बस इतना सा डिस्टेंस है, सॉरी डिफरेंस है। ठीक है, तो चलें अब वीडियो जब आपको MCQ सॉल्व हो जाए फिर दोबारा से ऑन करें। तो व्हेन अ वायर स्ट्रेच एंड इट्स रेडियस बिकम हाफ, जब रेडियस हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अब क्या होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास एरिया का फार्मूला, आपको एरिया ऑफ अ वायर, तो इसका फार्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा। क्या होता है, A इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब उन्होंने क्या कहा है कि रेडियस बिकम्स हाफ, तो मतलब क्या हो गया कि r डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो A इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो मतलब एरिया क्या हो गया है 1/4 टाइम, ये पाई आर स्क्वायर A के भी इक्वल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि A प्राइम इज़ इक्वल टू A/4। मतलब एरिया जो है वो 1/4 टाइम रिड्यूस हो चुका है रेडियस के 2 टाइम रिड्यूस होने से। ओके, तो अब मैंने ऊपर अब आप लोगों को रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया था। क्या बताया था, रो L डिवाइडेड बाय A, और उधर मैंने कहा था कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एरिया उतना रिड्यूस होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी रिड्यूस होगी। इनका हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। अब देखें, एरिया जो है वो 1/4 टाइम रिड्यूस हुआ है, तो लेंथ 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास रो 4L डिवाइडेड बाय A/4। अब दोबारा से वही वाला स्टेप करना है कि फोर्थ वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू के पास चली जाती है। तो R इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रो L डिवाइडेड बाय A, एंड R इज़ इक्वल टू 16 रो L बाय A। रो L बाय A हमने ऊपर पढ़ा था, रो L बाय A क्या है, R है, तो R प्राइम इज़ इक्वल टू 16 टाइम ऑफ R। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा ऑप्शन है 16, तो येस अल्फ़ा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। होप्स आप लोगों ने भी सही किया होगा। अगर सही नहीं किया, जो मिस्टेक है वो आप लोग रिव्यू कर लें अच्छे से कि आप कहाँ पे गलत हुए हो। ठीक है, तो MCQ नंबर अब हम जा रहे हैं 7 की तरफ। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो समझ आए। ठीक है, आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, जहाँ से समझ नहीं आती प्लीज़ कमेंट में पूछे, मैं आपको हर एक इंडिविजुअल जो है वो आंसर करूँगी। सो हाउ मच वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड, अब वोल्टेज चाहिए टू रिक्वायर में करेंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ आर। वेरी इजी MCQ, ये तो मुझे लगता है कि 7-8 क्लास के बच्चे को भी आ गए। V इज़ इक्वल टू आई आर, सिंपल ओहम ला अप्लाई करना है। ठीक है, I जो है वो 2 है, R जो है वो 8 है, 8 2 इज़ 16, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी 16 एम्पियर ओहम। ओके, सो अब हम MCQ नंबर 8 देखते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, लेंथ A, रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल बार, रेजिस्टिविटी अब क्या होगी। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब आप लोग कंसेप्ट एक सीख लें। ठीक है, प्लीज़ इसको आप हजम करने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। जो MCQ नंबर 4 है और जो MCQ नंबर 6 है, इसमें रेडियस और जो लेंथ है, एरिया है, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने MCQ की स्टेटमेंट MD में अगर आता है तब भी गौर से पढ़ें, अगर आपकी FSC में बोर्ड में आता है तब भी गौर से पढ़ें कि रेजिस्टिविटी अगर पूछा है तो रेजिस्टिविटी का कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक नहीं होता है। ठीक है, आप लोग लेंथ को 10 टाइम कर दो, एरिया को 20 टाइम कर दो, रेडियस को 40 टाइम कर दो, रेजिस्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप्स आप लोगों को ये सारे MCQs बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।
सो जी गाइस, यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 9 आ गया है कि रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर इज़ रो 1 एंड रो 2 विच आर कनेक्टेड इन। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन कनेक्शंस पर डिपेंड करती है कि हमने सीरीज़ पे किया या पैरेलल पे किया। ओके, तो अब दो वायर्स हैं, एक की रेजिस्टिविटी रो 1 है, एक की रो 2 है। उनको हमने कनेक्ट किया किसके अंदर, सीरीज़ के अंदर। तो अगर इसकी डायमेंशन सेम हो तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। अब सीरीज़ के अंदर है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी का हमारे पास फार्मूला जो है वो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो हैं तो इसके लिए आर सीरीज़ में है और दो वायर्स हैं तो इसकी रेजिस्टेंस सिंपली जो रेजिस्टिविटी है वो ऐड हो जाएगी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ आ जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द पावर्स ऑफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वाट एंड 200 वाट which are connected to power supply of 220 volt. The ratio of resistance of filament will be। अब ये पीछे मैंने आप लोगों को MCQ समझा दिया है कि पावर का सीरीज़ के अंदर फार्मूला होता है V²/R। बच्चों मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस का टॉपिक नहीं आता प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आप लोगों को पावर रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन पे बहुत अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है V²/R। तो यहाँ से R की वैल्यू अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगी, V²/P। अब दो बल्ब हैं तो एक की रेजिस्टेंस हो जाएगी V²/P1 R1 और दूसरी की हो जाएगी R2 = V2/P2, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपली इनकी रेशियो ले ली R1/R2 = R1 की क्या है हमारे पास V1 और डिवाइडेड बाई P1 और R2 की क्या है V2/P2। अब जो देखिए अगर हम इसकी वोल्टेज देखते हैं तो वो दोनों की सेम है, 220 वोल्ट है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली R1/R2 = P1/P2। तो इसकी रेशियो की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इसकी 2:1 हो जाएगी। सो यू अंडरस्टूड। उसके बाद 11 MCQ है कि थर्मोकपल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। अब थर्मोकपल क्या कर रहा होता है, हमारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने होप सो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा। थर्मोकपल नाम से हमें पता है कि थर्म है तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ओके। उसके बाद 12 MCQ है कि इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर शुड बी। अच्छा, अब देखें अब लेंथ देखें, जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है जितनी वो कम होगी उतनी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम लेंथ को जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो स्लाइड वायर की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो स्लाइड वायर्स होती हैं ना उसकी बात हो रही है, ओके। व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज of an unknown resist source, the power consumed in a circuit of unknown source, the null condition is। अच्छा, अब नल कंडीशन पोटेंशियोमीटर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ये हमेशा आता होता है, ठीक है, कि आइडियली हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर रहे होते हैं पोटेंशियोमीटर को, क्यों, उसकी एक्यूरेसी को जो है वो मैक्सिमम करने के लिए। उसके बाद MCQ नंबर 14 है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सा MCQ है, ये तो टॉपिक की लाइन है, ठीक है, ये आप लोगों ने मस्ट रीड करनी है कि हमारे पास जो गलवानोमीटर है, ठीक है, उसको हम लोग बैलेंस कब बोलते हैं, जब उसके अंदर करंट जो होता है वो कितना हो जाता है, हमारे पास 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एम्पियर जब फ्लो नहीं कर रहा होता तो उस वक्त हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको हम बैलेंस कह रहे होते हैं। सो गाइज दिस वॉज द ऑल। ये ज़्यादा लंबी वीडियो होगी बिकॉज MCQs बहुत ज़्यादा थे। होप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, जिस MCQ की नहीं आई, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं आपको MCQs दोबारा आपको क्लियर करूँगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके MCQs MD-CAT में आते हैं, ईटा में आते हैं, इंजीनियरिंग का टेस्ट हो, मेडिकल का हो या फिर बोर्ड के एग्जाम्स हो, ये हमेशा आते हैं। अगर आप लोगों को ये इनसे रिलेटेड टॉपिक की समझ आई वो भी बताएं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं आगे जितने चैप्टर्स के MCQs बहुत डिटेल से समझाऊंगी वो आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाए और आप लोग अपने बोर्ड के लिए और ईटा MD-CAT के लिए प्रिपेयर हो जाएँ, ठीक है। सो गाइज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।